नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। जैसा कि आपको पता ही है, हम हर दिन एक सेट सॉल्व करते हैं, तो आज हमारा दूसरा सेट है। और दोस्तों, आज थोड़ा पैटर्न चेंज रहेगा। आपको क्वेश्चंस का एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल हिंट देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज पूरा प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में सॉल्व करना है। इसके बाद आप हमें बताना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। आपको प्रैक्टिस सेट एक्सप्लेन के साथ चाहिए या विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके अलावा आप कोई सा भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमने सभी प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 15 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब विषम यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे करके, ठीक है। और 15 से कम तो आपको 13 तक जाना है। इन सभी को जोड़ना है। इसके बाद जो है औसत निकालना है ना, तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या, जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग देना है। तो जब आप योग करेंगे तो 49 आएगा। टोटल 7 संख्याएं आएंगी, यानी कि आपका औसत 7 आ जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात करो। ये जो दशमलव में संख्याएं हैं इनको हमें जोड़ना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दशमलव में जोड़ते समय आपको दशमलव एक सीध में रखना होता है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 0.133। आपके 1 से 40 तक क्वेश्चन मैथ्स के हैं। इसके बाद जो है आपका थ्योरी वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। तो आपको अगर मैथ्स थोड़ा बोरिंग लगे तो आप स्किप करके क्वेश्चन नंबर 40 से आगे का जो है प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक आयत की परिधि 280 मीटर है तथा लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, यानी कि 5x और 2x आप मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद परिधि यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होती है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका x आ जाएगा 20। इसके बाद जो लंबाई आएगी वो 5x यानी कि 20×5 100। इसी तरह चौड़ाई आएगी 2x यानी कि 40। इसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तब आपका जो है 4000 मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो है 8,74,213 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? अब देखो, 7 यहाँ पर आ रहा है। स्थानीय मान के लिए जितनी संख्याएं बाद में हैं उनमें 0 लगाना होता है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 70,000। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 180 अंश कोण को हम क्या कहते हैं? साधारण कोण, तीक्ष्ण कोण, समकोण या मंद कोण। तो 180 को हम साधारण कोण या ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं, इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 240 का 2/5% और 180 का 3/5% कितना होगा? तो परसेंट के लिए आप क्या करेंगे? 240 गुणा 2/5/100 और प्लस 180 गुणा 3/5/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 2.04, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है, परिमाप कहलाती है, लंबाई या आयतन? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम उसका आयतन कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योगफल 39,948 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या को क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। योगफल इतना है, पहली संख्या इतनी है, तो दूसरी क्या होगी? सिंपल, इससे इसे घटाना है। और आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर अपने अकॉर्डिंग आंसर चूज कर सकते हैं, उसके बाद देखें आपका ऑप्शन सही है या नहीं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 4, 12 और 18 का महत्तम समावर्त एचसीएफ यानी कि मासा आपको निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा? 4, 12 और 18 का मासा 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपये प्रतिदिन है तो 15 मजदूरों की 20 दिनों की मजदूरी क्या होगी?
अब देखो 3 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 510 है, तो 15 की कितनी हो जाएगी, 5 का गुणा करेंगे। सबसे पहले आप 510 में 5 का गुणा करेंगे, ये तो एक दिन का आएगा, फिर 20 का करेंगे तो ये 20 दिन का आ जाएगा। और आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 51,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, 3.207 किलोमीटर इंटू 5.2 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर आएगा। देखो सबसे पहले आपको 3.207 में 5.2 का गुणा करना है, इसके बाद ये आएगा किलोमीटर में, ठीक है। इसके बाद आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तब आपका जो है, अब देखो गुणा करने पर तो ये ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है, गलत नहीं करना है। अब जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना, तो ये जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्चुअली जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यूनिट्स का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर होते हैं। जब आप स्क्वायर करेंगे ना, तो 10⁻10 हो जाएगा, फिर 4 ये कट जाएंगे, तो 10⁻6 ये आपका बिल्कुल सही बचेगा। या आप पहले इनकी यूनिट चेंज कर लें, फिर भी आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 200 ml दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे। तो आप 1.6 लीटर को सबसे पहले ml में कन्वर्ट कर लें, फिर जब 200 का भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितने पैकेट बनने वाले हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंक 18 और 13 के समापवर्तक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो समापवर्तक का मतलब होता है जिनसे दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, और महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, उसी को हम मासा कहते हैं। तो 18 और 30 के समापवर्तक, यानी कि 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी, 6 का भी, उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, यानी कि आप जो है 10,000 हो जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ी तो आपकी 99,999 हो जाएगी। इसके बाद आप 99,999 में से जो है 10,000 घटाएंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 89,999। फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें टोटल संख्याएं पता चल जाएंगी, यानी कि 90,000। आपका जो है इसमें सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 95,47,999 के बाद कौन सी संख्या है। अब इसके बाद निकालनी है तो सिंपल सा 1 हमें जोड़ना है, और जब 1 जोड़ेंगे तो ये 47,000 से 48,000 हो जाएंगे, यानी कि 95,48,000। क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। देखो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनका मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 और 3 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, तो 2 × 3 यानी कि 6। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी होगा उनका। इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई हमें निकालनी है। तो इसके आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 245, 250, 145, 260। इसका आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अब आपका ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, हालांकि ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, हम केवल इसमें हिंट दे सकते हैं। साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है। अब देखो वर्तमान मूल्य यानी कि मूलधन हमसे पूछा है, 132 हमें मिश्र धन दिया गया है। तो आपका ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समा बटा 100। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी घनाकार बॉक्स की 3 आसन्न सतहों का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 120 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो 3 सतहों का दिया गया है, तो इनका जोड़ के अगर हम 2 गुना कर देंगे ना, तो 6 सतहों का
आ जाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 504 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो इसमें आपको यूनिट भी देखनी है, सभी की वर्ग सेंटीमीटर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आंसर भी वर्ग सेंटीमीटर में है तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको यूनिट चेंज करनी है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्रित अनुपात निकालना है। तो मिश्रित अनुपात के लिए आप क्या करेंगे, 2/3, अनुपात का मतलब सिंपल बटा ही होता है, गुणा 6/11 गुणा 11/2, और इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूना ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2/1 आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 2:1। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। इसके बाद लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100। इस फॉर्मूले में रख के आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। आपका जो आंसर अगर हम बटा में बताएं तो वो पहले कितना आएगा, आपका 75/4 आएगा। फिर आप फर्दर इसको सही बटा में लिखेंगे ना 75/4 को, तो 18 सही 3/4 बिल्कुल सही आंसर है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 23 है, उनके लघुत्तम समावर्त के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, बड़ी संख्या क्या होगी। देखो उन संख्याओं का मासा, कोई भी अगर संख्याएं दी गई हैं तो उनको हम संख्या को हम मासा गुणा समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है, मासा गुणा समथिंग लिख सकते हैं, क्योंकि मासा क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, तो मासा से दी गई संख्याओं में भाग चला जाता है तो उसको हम मासा गुणा समथिंग लिख सकते हैं। यही हमसे कहा गया है कि मासा 23 है, एक संख्या का दूसरा गुणनखंड 13 है और दूसरी संख्या का दूसरा गुणनखंड 14 है, तो बड़ी 23 गुणा 14 वाली हो जाएगी। 23 में जब हम 14 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 322, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक दुकानदार 5 पेंसिल के एक पैकेट को 12.5 रुपये में देता है, जबकि पर पेंसिल 3 रुपये लेता है। मतलब अगर आप पूरा पैकेट लेंगे 5 का तो वो 12.5 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर आप एक एक पेंसिल लेंगे तो आपको 3 रुपये में मिलेगी। मोहन को 23 पेंसिलें खरीदनी है, उसकी न्यूनतम धनराशि क्या होगी। अब देखो 23 खरीदनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 5-5 करके खरीदेगा, यानी कि 20 उसको खरीदनी है, तो 5-5 करके जो खरीदेगा उनमें हम 4 का गुणा करेंगे, 12.5 में 4 का गुणा करेंगे, उसके बाद 3 पेंसिल बची तो 3 3 9, तो 12.5 में 5 जो है 4 का गुणा और फिर आपको 9 जोड़ देना है। इसके बाद आपका कौन सा आंसर सही होगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, 59 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है तो 10 पतलूनों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब एक पतलून के लिए इतना कपड़ा, तो 10 के लिए आप सिंपल 10 का गुणा कर देंगे, यानी कि 10 मीटर 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 200 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 2 मीटर, तो आपका टोटल 12 मीटर आ जाएगा और आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक विद्यालय में विभिन्न खेलने वाले खिलाड़ी हमें दिए गए हैं, खिलाड़ियों की संख्या दी गई है, क्रिकेट के 80 खिलाड़ी हैं और फुटबॉल के 40, हॉकी के 60। इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेट खेलने वालों में 40% लड़कियां हैं, क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो एक तो तरीका ये हो सकता है पहले 4 लड़कियों की संख्या निकालें फिर उसको 80 से घटाएं, दूसरा तरीका ये है कि 40% लड़कियां हैं तो सीधा 60% लड़के आ जाएंगे, और क्रिकेट खेलने वाले 80 हैं तो 80 का आप 60% निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा और ये आएगा आपका 48, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कोण का जैसे रेडियन से संबंधित है वैसे ही दाब किससे संबंधित है। अब देखो कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है, कोण को हम रेडियन में मापते हैं और दाब को किस यूनिट में मापेंगे, टेस्ला, वाट, न्यूटन या पास्कल, तो पास्कल बिल्कुल सही आंसर है आपका। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है, 10-100, 12-144, 13-171, 15 जो है 225, कौन सा इसमें विषम है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है
संख्या इसका वर्ग, संख्या इसका वर्ग, संख्या इसका वर्ग, लेकिन तीसरे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो यही आपका विषम हो जाएगा, सबसे हटके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखो 4D 3C 7G 6F ये आपको पहचानना है, ठीक है। देखो 4D है, 3C है, 7G है, 6F है, 10J है, 9I है। ये तो सही है कि यही पैटर्न आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको ये भी देखना है 4 3 7 3 10, अगला आएगा 3 ज़्यादा यानी कि आएगा 13, और 13 पर जो नंबर आएगा यानी कि यम, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है 4 से 1 कम होगा, 7 से 1 कम, 10 से 1 कम यानी कि 13 से 1 कम यानी कि 12, तो 12 पर यल होता है। तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कुर्सी, मेज, लकड़ी, दरवाज़ा, ठीक है। तो आपको पता है कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, इन ये सब चीज़ें लकड़ी से बनती हैं, तो लकड़ी ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां है तो शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा। देखो टोटल विद्यार्थी हैं 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है, और अशोक का रैंक पीछे से 17वां है। तो अशोक का रैंक अगर पीछे से 17वां है तो सुरेश का कितना हो जाएगा, इससे 7 आगे, यानी कि 17 7 24। अब पीछे से आपका सुरेश का रैंक 24 है, आगे से अगर हमें निकालना है तो आप 39 विद्यार्थी हैं, यानी कि 40 से 24 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16, 16वां रैंक हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है, वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब आप इसमें अपनी जगह रख के देखें तो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे आप एक पुरुष की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन के दादा यानी कि आपके दादा, और उसकी एकमात्र संतान, बहन के दादा की एकमात्र संतान आपके पिता हुए ना, तो वो पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरुष का लड़के से संबंध, लड़के का पुरुष से संबंध। तो जो पुरुष है वो लड़के से, लड़का उसको अपना पापा कहेगा यानी कि पिता कहेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को MJHIU लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फ्रेम को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, ठीक है, LMIJGHHISTU, ठीक है। तो अब आपको यही पैटर्न लगाना है, सिंपल है। फ्रेम यानी कि देखो F से एक आगे G, और G केवल एक में ही है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। फैक्ट्री में क्या अनिवार्य होगा, विद्युत, कामगार, चिमनी या फाइल। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कामगार, काम करने वाले, वही नहीं होंगे तो फैक्ट्री चलेगी कैसे, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। फाइल ना हो तब भी चल जाएगी, विद्युत ना हो तब भी चल जाएगी, चिमनी ना हो तब भी चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए हुए। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे, ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, ये आपको बना लेना है। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए हुए यानी कि इस तरफ मुंह किए है, वो एक घड़ी की चाल की विपरीत दिशा, इस तरफ वो 135 अंश चलता है, फिर घड़ी की चाल की दिशा में 180 कोण मुड़ता है, यानी कि 135, तो आपको इस लाइन पर मुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से 45 अंश। इसके बाद 180 मुड़ेगा तो इसका अपोजिट, इसका मुंह यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हैं, इस दिशा में, यानी कि वेस्ट साउथ। और यही हमसे पूछा गया है कि बताएं अब वो किस दिशा में होगा, तो वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, एक ही बात है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। ये हमें प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं, इसके बाद उत्तर आकृतियाँ हैं। ध्यान से देखिए, आपको देखो 1 तीली 2 3 4, अगली में क्या आएगा,
5 तीली आएंगी, ये तो सही है। अब 5 तीली इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, कौन सा आएगा? तो आप इनका रोटेशन ध्यान से देखें। ये जो है ऐसे देखो, ऐसी थी, इसके बाद जो है इनका रोटेशन देखें, ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई। मतलब जो है ऐसी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ऐसी थी तो अब ऐसी होगी ना, यानी कि इसमें आपका जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। कलम, पेंसिल, बोतल। अब आपको संबंध देखना है कि जो है इनमें कैसा है। कलम, पेंसिल, बोतल सब अलग अलग हैं, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ जो है प्लस है, तो मान ज्ञात कीजिए। आपको इनके चिन्ह सबसे पहले तो चेंज करने हैं जैसा बताया है, यानी कि प्लस की जगह पर भाग लगाना है, भाग की जगह पर माइनस लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको बोर्ड मास लगाना है, यानी कि सबसे पहले भाग और इसी अकॉर्डिंग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ऐसे सॉल्व करना है, तब आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो इसमें हमें सिंपल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 2 3, एक मिनट, सॉरी, एक्चुअली देखो त्रिभुज तो ये होगा ना, ये एक ये है, मतलब दो तो ये हो गए, इसके बाद ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, तो दो दो, इसमें केवल 4 त्रिभुज बनेंगे और 4 आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति से सर्वाधिक मिलती है? ये हमें प्रश्न आकृति दी गई है, इसके बाद उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, ये सबसे ज़्यादा किससे मैच करती है? देखो थोड़ी बहुत तो इससे भी मैच करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इससे मैच करती है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच में ये बना होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, जिस प्रकार ये नोट QLWB से संबंधित है, उसी तरह से ये हीप किससे संबंधित होगा? आप ध्यान से देखेंगे, अगर जो है नोट, देखो N आता है 14वें नंबर पर, इसके बाद Q आता है 17वें नंबर पर, यानी कि +3 का अंतर है। इसके बाद O आता है 15वें नंबर पर, L आता है 12वें नंबर पर, यानी कि इस तरफ से -3 का अंतर है। तो यही रिलेशन आपको हीप में करना है। ठीक है, ठीक है, H के बाद +3 और इसके बाद E के बाद -3, तो E के बाद -3 यानी कि 5 में से 3 2 गया, तो आपका केवल पहले ऑप्शन में ऐसा आ रहा है जहाँ पर B हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आपका दूसरा पोर्शन शुरू हो गया, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। तो 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु, पारिस्थितिकी, पर्यावरण या मौसम? देखो दिन प्रतिदिन का जो डे वाइज चेंज होता है वो होता है मौसम, लेकिन इसके अलावा जो कुछ एक लंबे समय के लिए जो वातावरण होता है उसको हम जलवायु कहते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो एक्चुअली हमें कथन दिए गए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन कौन सा सही है। पहला कथन है, प्राकृतिक रेशे जैसे कि कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सही बात है, पहला कथन बिल्कुल सही है। संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? जस्ता, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो हमें पता है जस्ता को हम पतली सीट में पीट कर बदल सकते हैं। विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया और सामान्य सर्दी। तो विषाणु से होने वाला इसमें रोग है सामान्य सर्दी, क्योंकि जो टाइफाइड होता है वो जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से होता है, और जो मलेरिया है वो परजीवी से होता है। थर्ड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतया उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इसकी अवस्थिति किसके आसपास होती है? जो उष्णकटिबंध क्षेत्र होता है वो किसके पास होता है? ध्रुवों पर होता है, दक्षिणी गोलार्ध, ऊंचाई पर, या भूमध्य रेखा पर? तो जो उष्णकटिबंध क्षेत्र होता है वो, देखो ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। इसमें सबसे बीच में होती है भूमध्य रेखा, ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र। तो इसकी स्थिति भूमध्य रेखा के आसपास होती है। हमसे यही पूछा गया था किसके आसपास होती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ग्रेवोमीटर, फाइडोमीटर, जाइरोस्कोप, डिलेटोमीटर। तो इसमें हम फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं, सिंपल सा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन हमें दिया गया है, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, और इसकी जो है कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इसकी कारण बताया गया है कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोग जनक कहते हैं। अब आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं या कौन सही कौन गलत है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम मौजूद होता है। इसके साथ साथ एमाइलेज एंजाइम भी होता है। टाइलिन यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो एमाइलेज आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क किसका गठन करता है? तो ये इंटरनेट का गठन करता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं कितने साल में? हर 2 साल में। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका 2 अभिकथन दिए गए हैं। पहला है कि देखो, अभिकथन यानी कि कथन और कारण वाला ही है। कथन दिया गया है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। देखो बिल्कुल सही बात है, मनुष्य अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता पेड़ पौधों की तरह। और इसकी वजह क्या बताई गई है कि मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो ये इसकी वजह तो नहीं हुई, ठीक है। मतलब यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं। सही तो ये भी है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी दिवस। शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है गुरु तेग बहादुर सिंह जी से, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है? महानदी, रावी, चिनाब। मतलब कौन सी नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। भारतीय सीमा के अंदर नहीं होता है। तो ब्रह्मपुत्र में पता है, तिब्बत में इसका उद्गम स्थान पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूमंडलीय तापवर्धन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार होती है, ये हमें बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। कपड़े धोने वाले
सोडे का साधारण नाम क्या है? तो कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, साबुन होता है, उसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। यानी कि इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल का परिपक्व है, मतलब जो है फल किसका परिपक्व रूप है? तो फल जो है अंडाशय है। देखो सबसे पहले तो फूल बनता है, उसके बाद फल बनता है, लेकिन इसके बीच में जो अंडाशय होता है ना, उसका परिपक्व रूप ही फल कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया था फल किसका परिपक्व रूप है, खाली स्थान देकर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। थर्ड ऑप्शन सही है। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? तो ये रॉलेट एक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था सत्याग्रह आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, ठीक है। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन ये भी है। कथन दिया गया है कि बलुई मृदा सुबातित होती है। देखो सुबातित का मतलब होता है, सु मीन्स अच्छा, बात मीन्स हवा, जिसमें अच्छी तरह से हवा जाती है। तो बलुई मृदा होती है जिसमें अच्छी तरह से कणों के बीच हवा भरी रहती है। ये हमें जो है कथन दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। देखो कण छोटे होते हैं, लेकिन जब आप जो इसका सुबातित का मतलब समझेंगे ना, तो कण छोटे नहीं, कण बड़े होते हैं। बड़े कणों की संख्या ज़्यादा होती है और छोटे कणों की संख्या कम होती है, इसीलिए इनके बीच में गैप हो जाता है ना। तो ये जो है इसका कारण इसमें गलत हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही होगा। तो ये सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? तो अगर आपसे भारत का सबसे लंबा बांध पूछता तब तो भांगड़ा नाकल हो जाता, ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा पूछा गया है तो टिहरी बांध हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो द्वारा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसने स्वराज्य के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। वो कौन थे? ये हमें बताना है। तो ऐसा काम मैडम भीकाजी कामा द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही है। फ्रंटियर गांधीयर किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी के जो है किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। सर सैयद अहमद खान या जो है भगत सिंह, सी गोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से हम खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? तो सबसे पहले वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ ये होती हैं, कौन सी होती हैं? तो दिए गए ऑप्शन में हृदय की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। पहला कथन है कि दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, दस्त के कारण शरीर में जल एवं लवण की क्षति होती है। तो कथन सेकंड तो बिल्कुल सही है, जल एवं लवण की क्षति हो जाती है, लेकिन दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। दस्त को हम घातक बीमारियों की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें आपका कथन फर्स्ट तो गलत हो गया, लेकिन कथन सेकंड सही है। तो फिर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? सिंपल सा क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन सही है। किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हुई थी? तो कल्पना चावला की कोलंबिया दुर्घटना में मौत हुई थी। सेकेंड ऑप्शन सही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका मौसिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को हम क्या कहते हैं? जो अक्षांतर देशांतर होती हैं ना, ये तो रेखाएं, देखो अब काटती रेखाओं को वैसे हम अगर भौगोलिक ग्रिड दिया गया है ना, तो ये सबसे सही आंसर है। स्पेसिफिक ही पूछता जो है, स्पेसिफिक ये पूछता कि जो है क्षैतिज रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इनको क्या कहते हैं, तब आंसर होता अक्षांतर या देशांतर में से, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
73 भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? एक सरल सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है अब तक। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन, मलेरिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो ये 5वीं शताब्दी में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो ये श्रीमती निरुपमा अग्रवाल द्वारा किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। गंगटोक से नाथुला कितनी दूर पर अवस्थित है? इसके बीच की दूरी हमसे पूछी गई है, तो ये लगभग 54 किलोमीटर है। सेकेंड ऑप्शन सही है। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन है? देखो, परंपरागत का मतलब होता है जिन्हें हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, तो नदियाँ, तालाब, कुआँ, ये सभी हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके बाद 79 है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार में है। मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण इसमें किया गया है, ये हमें बताया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण किया गया है। सेकेंड ऑप्शन सही है। मच्छर मनुष्यों को ढूंढ लेते हैं, कैसे ढूंढ लेते हैं? ईबीएस का बढ़िया क्वेश्चन है। मच्छर जो है मनुष्य को शरीर की गंध से पहचानता है, और ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ठीक है, तो ये धर्मपाल ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को हम किस नाम से जानते हैं? तो बरखान के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 83। जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, 2 से अधिक दिशाओं की, तो मतलब जीके का क्वेश्चन है। जो हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है, पता ही होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है 84। 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थान को हम क्या कहते हैं? अब देखो, इसमें अगर संगम दिया होता तो आपको पता हो जाता। कन्फ्लुएंस, इसको हम संगम भी कहते हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थान को हम संगम कहते हैं। नेक्स्ट है 85। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहते हैं? तो मुंबई जो है 7 टापुओं का शहर कहलाता है, 7 द्वीपों का शहर कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, ये बात सही है, गलत है, या कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 87 है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14-15 साल आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो ऐसा काम हाथी करते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है। ईवीएस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, ये हमें बताना है। राजेंद्र प्रसाद पंडित, नेहरू, सरदार पटेल या गांधी जी द्वारा? तो सिंपल सा गांधी जी द्वारा किया गया था। फोर्थ ऑप्शन सही है। ऊंचाई के साथ किसका भाग कम होती जाती है, किसकी मात्रा कम होती जाती है? तो जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती रहती है, इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? तो जो जाड़े में उगाई जाती हैं उनको हम रबी फसलें कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? तो जो भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका के बीच में पड़ता है ना, पाक जलडमरू मध्य, तो पाक जलडमरू मध्य रामेश्वरम से अलग करता है भारत को। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 92। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, सही बात है, लेकिन जापान में इसे क्या कहते हैं? तो जापान में हम चक्रवात को टाइफून के नाम से जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? जो बिजली के तार होते हैं ना, उनमें किसका लेप किया जाता है? तो उन पर जो है कुछ तार तो मुख पूरी तरह से जस्ता की बनी होती हैं, लेकिन कुछ पर क्या किया जाता है, जस्ते का लेप कर दिया जाता है, जिससे इन्हें जंग ना लगे और ख़राब ना हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? तो ऐसा
जो है आपका पंजाब में किया जाता है हर साल। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर किसको मापता है? वायुमंडलीय दाब, रक्तदाब, टायर प्रेशर या ब्लड शुगर? तो बैरोमीटर द्वारा हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में वर्तमान में कुल मिलाकर 38 ज़िले हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? ऐसे रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? इसको हम गलना कहते हैं। और ये जिस ताप पर होता है, ये प्रक्रिया जिस ताप पर होती है उसको हम गलन अंक यानी कि गलनांक कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? ठीक है, 3 तो पानी के गुण होंगे, एक इनमें से नहीं होगा। ये रंगहीन होता है, बिल्कुल सही है। गंधहीन होता है, ये भी है। ये स्वादहीन होता है, ये भी सही है। फोर्थ कह दिया कि इसमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकती, बल्कि पानी में बहुत सारी चीज़ें घुल सकती हैं। पानी एक अच्छा विलायक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पानी का गुण नहीं है। इसके बाद 101, कोहलुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक। इनमें से हमें बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो है स्मारक बताना है, जो कि पहला है अशोक का स्तंभ, बिहार में है। नेक्स्ट है, ठीक है, 2 वक्तव्य जो है कथन और कार्ड वाला ही है कि पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बिल्कुल सही बात है, अभिकथन तो सही है। और कार्ड है कि बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। देखो, ये कार्ड भी सही है, पेड़ पौधे खिल ही उठते हैं, ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। लेकिन ये इस कथन का कोई वजह थोड़ी हुई, ज़्यादा पानी बारिश में मिलता है, इसकी ये वजह थोड़ी हुई कि पौधे खिल उठते हैं। ठीक है, तो सही तो दोनों हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती? तो बीजों के अंकुरण के लिए पानी भी ज़रूरत होता है, हवा भी, प्रकाश भी, लेकिन अंधेरे की ज़रूरत नहीं होती है। अंधेरे में इनफैक्ट अंकुरण होता भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं, उनको हम खगोलविद कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों को केवल किससे देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 106, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतया पानी में रहता है। तो सिंपल सी बात है, कठोर कवच केवल कछुआ के पास होता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। इन ऑप्शन में से केवल कछुआ के पास होता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूरी को मापने की इकाई क्या है? किलोग्राम में दूरी में मापते हैं, किलोबाइट में नहीं, किलोमीटर में मापते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या है? ठीक है, तो डायरिया में हम प्राथमिक उपचार के रूप में ORS घोल का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, सही बात है, हमें चुनना है असत्य। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, ये घर का रिवाज है, बिल्कुल गलत बात। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, ये हर घर का रिवाज है। देखो, ये कुछ घरों का तो रिवाज हो सकता है, हर घर का नहीं। इनफैक्ट मैं अपने घर में तो हमेशा ही जूते पहना रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये बिल्कुल आपका असत्य हो गया। तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं, सही बात है। जो है, लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ तो बिना पाले भी रहती हैं, ये भी सही है। कुछ जानवर हमारी इजाज़त के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं, वही बिल्ली की बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे चूहा हो गया। तो इसमें आपका जो दूसरा है वो असत्य नहीं है, 109। ठीक है, दूसरा। इसके बाद 110 है, बिहार का राजकीय पक्षी इनमें से कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला नहीं है, ये हमें बताना है। तो बलिया जो है उत्तर प्रदेश का जिला है, बिहार का नहीं है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करें। लिथॉस का अर्थ है चट्टान,
ये हमें दिए गए हैं। अब इनमें से असत्य कौन सा है? एटमॉस का अर्थ है परमाणु, ये गलत है। ठीक है, बाद बाकी सब सही है। अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, इनमें से सभी। ये सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन इसीलिए सही है। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी इनमें से कौन सी है? गंडक, नर्मदा, तीस्ता या कावेरी? तो सिक्किम में मुख्य रूप से तीस्ता बहती है। थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सही बात है। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही गतिशील रहता है। देखो, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज़्यादा गतिशील होता है, लेकिन केवल इसी समय ही गतिशील रहता है। ठीक है, सिर्फ अगर ऐसा बोल देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। हमसे पूछे गए हैं कौन कौन से सही हैं, तो पहला तो सही हो गया। ठीक है, इसके बाद सी है, तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। ये भी सही बात है। ठीक है, तरंग के रूप में महासागर जो है जल चलता है। इसके बाद अलावा ज्वार भाटा के रूप में जो है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है। और डी दिया गया है कि आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा है। बिल्कुल गलत बात, प्रशांत महासागर है। तो डी भी आपका गलत हो गया और जो है बी भी गलत हो गया। अब हमें सही ऑप्शन आपका ए और सी 115, केवल ए और सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा किस शहर में है? तो ये सासाराम यानी कि रोहतास शहर में, जो कि बिहार में है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। सौर कुकुर की दीवारें किस रंग की होती हैं? तो इन पे काले रंग का पेंट किया जाता है, क्योंकि काला रंग जो होता है ना, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। अब सौर कुकर है तो सूर्य की रोशनी जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतना ही अच्छा काम करेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऐसा काम मैगलेन द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 119, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो चार तरफ से जल से घिरा होता है। बिल्कुल गलत बात। तीन तरफ से जो भाग जल से घिरा हो उस स्थल के भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। ये तो गलत हो गया, चार तरफ से नहीं। ठीक है, पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। गलत बात, श्रीलंका से अलग करती है। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय मान 4 मिनट होता है। ये तो सही है। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक सा नहीं होता। ये बात भी सही है। तो इसमें आपका अब इसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है, कौन सा होगा, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ये नवादा जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट बहुत ही स्पीड से सॉल्व हुआ। तो आप हमें ये बताना कि आपको इस तरह से सॉल्व करना कैसा लगा। हालांकि हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ भी सॉल्व करा सकते हैं, आपका फीडबैक की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगा तो प्लीज़ आप बताया ज़रूर करें, क्योंकि गलतियां तो सभी से होती हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।